ओके, तो अभी जो हमने किया है वो क्या क्या कर लिया है, प्रोजेक्शंस हमने कर लिए, इंटर कन्वर्जन और प्रोजेक्शन आपस में देख लिए, आर एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर एस एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जैसे हम बात करेंगे थोड़ा सा अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसमें सबसे पहले है एनेंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। और उसमें फर्स्ट है जैसे, दैट इज एनेंशियोमर। एनेंशियोमर को क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर। ठीक है, तो अगर कहीं पे ठीक है, कहीं पे अगर वन कायरल कार्बन दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है CHO OH CH3H, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया, जैसे RS निकाल सकते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो ये क्या हुआ 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो ये बना एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंटी क्लॉकवाइज विल बिकम, व्हाट विल हैपन, एंटी क्लॉकवाइज इज S, S का उल्टा R। तो जब भी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन में फोर्थ प्रायोरिटी होगी तो उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज S होता है तो S का उल्टा R, R कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो यहाँ पे दो कंपाउंड और दे रखे हैं, सेकंड एंड थर्ड, आपको रिलेशन बताना है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, दिस इज आई हैव डन OH H, और यहाँ पे ये CHO CH3, और एक जगह मैंने क्या कर दिया, राइट, आई हैव डन OH CHO एंड OH CHO CH3H CH3। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब मुझे क्या है, मुझे एग्जैक्टली इसके मिरर इमेज आइसोमर नहीं दिख रहे हैं। मिरर इमेज आइसोमर का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि आपने मिरर पुट किया कहीं पे, राइट, अगर आपने मिरर पुट किया तो आप देखोगे, अच्छा ये H टुवर्ड्स द मिरर है, ये यहाँ H आ गया, ये OH आ गया, ये CHO हो गया, ये CH3 आ गया, तो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। लेकिन RS कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा R है कौन सा S है। अगर RR आ गया तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल, S आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। ठीक है, तो ये यूज है RS का, तो बस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये 1, this is going to be over here, this is going to be 2 and this is going to be 3, तो 1 से गए 2, 2 से गए 3। ठीक है, 1 से गए 2, 2 से गए 3, H कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बस वही रहेगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 1 से गए 2, 2 से गए 3, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या रहा S। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1, 1 से गए 2, 2 से गए 3, क्या है क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज का उल्टा हो जाएगा ये, तो ये भी हो गया S। तो क्या हुआ, क्या क्या रिलेशन हुआ कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर एंड सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आया, आपने बोल दिया इस हिसाब से। तो ये रिलेशन आप स्टेब्लिश कर सकते हो बिटवीन कंपाउंड्स, अगर आपको दे रखे हो देन यू विल डू।
बोलो बेटा। सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ, मैंने बोला कि एनेंशियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर। ठीक है, ये हम पहले बता चुके थे। अब यहाँ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो एक का हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया इस कायरल कार्बन में, क्या आया? आर। तो अगर यही कॉन्फ़िगरेशन एस आ गया, पहले हमें ये भी चेक करना है कि ये और ये सेम है या नहीं है। मतलब यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, CHO है, तो सेम है, ठीक है। तो R का अगर S हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हो गए, तो 1 and 2 आर इनेंशियोमर। थर्ड कंपाउंड है, ये भी S आया, इसका मतलब क्या हुआ? 1 and 3 आर आल्सो इनेंशियोमर, बट सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों ही S आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? RS कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे और देन यू कैन राइट रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये तो हो गए ऑप्टिकल आइसोमर में इनेंशियोमर। ठीक है, इसमें एक नोट करके लिख सकते हैं, नोट enantiomers are having same physical property, same physical properties, hence cannot be separated by fractional distillation. ठीक, cannot be separated by fractional distillation. सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है? सेम बॉइलिंग पॉइंट है, सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो एक साथ बॉयल होंगे, तो आप अलग नहीं कर सकते उनको, राइट? किसी भी फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायस्टीरियोमर्स। Diastereomers is a type of stereoisomers which are having little bit different configuration। ठीक है, और एग्जैक्टली उल्टा ना हो, जैसे एनेंशियोमर ना हो, तो स्टीरियोआइसोमर्स इसमें दोनों आएंगे, है ना? स्टीरियोआइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल which are not enantiomer। ठीक है, कहाँ डिफाइन है? तो इसमें पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सिस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर्स एंड फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे देखेंगे? if configuration at at least at least at, at least one chiral carbon is different. If configuration at least one chiral carbon is different, that is called diastereomer। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैंने बोला था आपको कि अगर मैं दो कायरल सेंटर ले लूं, OH OH CHO
CH3H। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाले कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, बट पूरा चेंज नहीं किया है ना, बस एक को चेंज कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। या फिर मैंने केवल इस पे चेंज किया, इस पे चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका OH H, ये हो गया आपका OH H CH3। और अगर मैंने दोनों पे चेंज कर दिया तो ये बन जाएगा H OH OH H CHO CH3। अब इन पे ना RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सब पे, सो दैट वी कैन राइट कि भाई क्या है। पहले तो ये समझते हैं कि जब भी कभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो IUPAC नंबरिंग करके देख लो। 1, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे CHO है तो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, तो ये सेकंड कार्बन है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यही ऐसा उल्टा दे दिया हो। मान लो CH3 यहाँ लिख दिया, CHO यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे OH OH H H ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ये कंपाउंड। इफ यू आर नॉट क्लेवर यू कैन मेक अ मिस्टेक। इस पे थोड़ी देर में बात आएगी, बाद में आएंगे इस बात पे, अभी पहले RS समझते हैं। तो आपको ये जो नंबरिंग है ये IUPAC नंबर है, 1 2 3 4, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आपको ये पता चल गया C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन देखना है, देखते हैं। तो पहले भाई ऑक्सीजन आएगा, कार्बन से पहले, कार्बन से पहले ये वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, नीचे भी कार्बन है। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऊपर वाले की। फिर से समझते हैं, इस वाले कार्बन से, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, एक कार्बन को लिख रहा हूँ OH, ये जुड़ा है कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है 2 OH और एक हाइड्रोजन से। यहाँ एक कार्बन है, ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन से। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है एक हाइड्रोजन से, तो ऊपर वाले की ज्यादा। तो ये हो गया 1 2 3, नीचे वाला 3, तो 1 से गए 2 2 से गए 3, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये हो गया R। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, तो इसके बारे में भूल जाओ। यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन। फिर से समझो, केवल और केवल अभी इस कार्बन पे ध्यान दो। किस कार्बन पे ध्यान दो, इस वाले कार्बन पे। ये कार्बन कैसा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, 1 के बाद सेकंड इसकी, एंड थर्ड ये। तो ये क्या हुआ, 1 से गए 2 2 से गए 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज R। तो कॉन्फ़िगरेशन आया आपका C2 पे R एंड C3 पे R। ठीक है, ये IUPAC से है। या फिर अगर इसका नाम लिखना पड़ता हमें, तो हम लिखते हैं IUPAC नाम। अगर हमें लिखना पड़ता तो हम कैसे लिखते हैं, वी विल बी सेइंग कि 1 2 3 4, ये है ना। और इस पे सेकंड एंड थर्ड पे OH एज ए सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। सो वी विल बी राइटिंग विद कॉन्फ़िगरेशन, हम इसका नाम लिखते हैं, we will be writing 2R, 3R डाइहाइड्रोक्सी। ठीक है, ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नाम हो जाता। तो कई बार आपको IUPAC नाम दे रखा होता है, दैट IUPAC नेम इज गिवन, एंड उस पे ये मेंशन भी होता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अभी हमने प्रायोरिटी में पता है CHO की प्रायोरिटी नीचे वाले से ज्यादा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, 1 से गया 2 2 से गया 3, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज S। यहाँ पे पता है ऊपर वाले की ज्यादा है, तो 1 से गया 2 2 से गया 3, एंटी क्लॉकवाइज R। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, 2S 3R। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा, इसमें मुझे पता है ये 1 फिर 2 फिर 3, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पता है 1 फिर ऊपर फिर नीचे तीसरा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका R, ये क्लॉकवाइज, तो ये हो गया S।
और यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर से 1 से लेके 2 और यहाँ पे 1 से लेके 2, तो दोनों क्लॉकवाइज हो गए, तो एस एस। तो यहाँ पे आया हमारा 2r 3s और यहाँ पे आया 2s 3s। ये हमने RS निकाल लिया, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कुछ नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रायोरिटी आपको याद रखना है, यहाँ लगाते जाओ, ठीक है। बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, एक में चेक कर लिया, दूसरे में पता ही है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको IUPAC नेम बता दिया कि अगर IUPAC नेम लिखना हो तो क्या होगा। अब मेरे को रिलेशन निकालना है, तो बताओ इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में केवल एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टेरियोमर्स, सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड आर डाइस्टेरियोमर, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आर, ये जस्ट उल्टा हो गया, RR का उल्टा SS हो गया, तो ये क्या हो गया, एनेंटियोमर। अगर बिल्कुल उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनेंटियोमर। और अगर एक ही कार्बन पे चेंज हो तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली बात फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्या क्या है, डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर एंड एनेंटियोमर। अच्छा, अगर मुझे सेकंड एंड थर्ड में बताना हो तो देखो, S का उल्टा यहाँ हो गया R और R का उल्टा हो गया यहाँ S, तो क्या एक और रिलेशन में लिख सकता हूँ, एंड सेकंड एंड थर्ड आर एनेंटियोमर। सेकंड का अगर मुझे फोर्थ के साथ देखना हो रिलेशन तो क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ आर, भाई यहाँ एस आ रहे हैं, यहाँ एस एस है, तो कॉन्फ़िगरेशन केवल एक ही कार्बन पे चेंज हुआ, R से S, तो सेकंड एंड फोर्थ आर डायस्टेरियोमर, एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर डायस्टेरियोमर। तो ये आपको कॉन्फ़िगर, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये SR RS का फायदा क्या है। वी कैन राइट एनी, लेट्स से रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ बोलो बेटा। सर वो थर्ड वाले कार्बन में प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया? इस वाले में ना, हाँ सर। तो फिर देख लो, मैंने बोला कि आप भूल जाओ ऊपर क्या लिखा है, इधर देखो OH, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ कार्बन ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन। इस वाले कार्बन के लिए पहला ये, फिर ये भी कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन से है, तो सेकंड एंड थर्ड, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर से नीचे। हाँ ठीक है सर, समझा। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई हमारे रिलेशन। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक, जो मैंने चालाकी वाली बात बोली थी कि भाई कौन चालाक है, कौन समझ गया सच में, है ना, उसको देखते हैं। अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा दे रखा है, यहाँ CHO है, ठीक है, और यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, मुझे नहीं पता इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ठीक है, और ये लिखा है मेरा फिफ्थ, राइट। चलो अभी इसको वैसे ही रखते हैं, यहाँ CH3 रखते हैं, H। अभी मैं जो पॉइंट R और S की बात कर रहा था उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे क्या होगा यहाँ पे, जब मैं RS लिखूंगा तो मुझे पता है, अच्छा OH पहला, CHO दूसरा, और ये वाला कार्बन तीसरा होगा, है ना, तो 1 से गया 2, 2 से गया 3 यहाँ पे, और यहाँ पे OH, ये वाला कार्बन ज्यादा प्रायोरिटी है, मैंने देखा हुआ है CH3 से, सो सिमिलरली 1 से गया 2, 2 से गया 3, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आया हमारा यहाँ पे, RR, ठीक है, सॉरी SS, ठीक है। नहीं, मैं चाहता हूं एक कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, तो चलो मान लो मैंने लिखा यहाँ OH यहाँ H, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये क्लॉकवाइज S, ये एंटी क्लॉकवाइज R। अब देखो ये है फिफ्थ। अब जो बच्चा ध्यान नहीं देगा
उसके लिए ये RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये आ रहा है, ये ऐसा है, वो इस RS से मैच करेगा और कहेगा कि सर ये थर्ड एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल, थर्ड एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल, क्योंकि भाई पहले कार्बन का आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दूसरे का ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन गलत है। क्यों? यहाँ CHO नीचे है, तो नंबरिंग क्या हो गई यहाँ पे, IUPAC नंबरिंग यहाँ से गई 1 2 3 4, तो C2 पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है आपका S, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2S, और थर्ड कार्बन पे है वो है 3R, तो इसीलिए ये फिफ्थ और ये सेकंड ये क्या हुए, आइडेंटिकल, और एक्चुअली में थर्ड एंड फिफ्थ क्या हुए, इनेंशियोमर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो कई बार क्या होता है कि आपको बस आंखें बंद नहीं करनी है कि ये यही हमारा पहला कार्बन होगा, ऊपर से आ गया, तो आपको चेक करना है उनका अलाइनमेंट कैसा है, IUPAC के हिसाब से देख लो आप कि कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, राइट? तो अब अगर ये फिफ्थ है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, थर्ड एंड फिफ्थ आर इनेंशियोमर, एंड सेकंड एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। इसी का ये पर्पस जो IUPAC लिखने का था वो यही था। अगर मैं ये नहीं बताता तो आप इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, आप सोचते अच्छा RR आ गया, ठीक है, ये मैं बताता ही नहीं तो आप सोचते RS, यहाँ पे भी RS सर सही तो है, थर्ड एंड फिफ्थ होने चाहिए आइडेंटिकल, लेकिन मैंने क्या किया, चेंज कर दिया मॉलिक्यूल थोड़ा सा। अब मेरे जरूरी नहीं है हर बार CHO नीचे ही हो, कहीं यहाँ पे भी लिखा हो सकता है, कहीं यहाँ पे थोड़ा घुमा देंगे, थोड़ा और ट्रिकी बना देंगे, आपको दिखे ही ना आसानी से। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो है इनेंशियोमर। चल देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड में।
ओके, आया आंसर? ओके, तो ये इसलिए समझाया था ये क्वेश्चन क्योंकि इस सबने किया है, कितने लोग अभी भी कर रहे हैं, हाथ उठाओ। सबका हो गया? एक बस एक कर रहे हैं बाकी। तो बेटा बताओ कॉस्ट तो क्या है आंसर? चैट में बताओ मुझे। केवल मुझे एक ही बच्चे ने आंसर दिया है कि सर ये आएगा, बस, और किसी का आंसर ही नहीं आया अभी तक। डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल 3 बच्चों का आया है अभी भी, बाकी का नहीं आया। श्रेया बताओ क्या होगा आंसर? श्रेया। नचिकेत बेटा क्या है आंसर? डायस्टेरियोमर में भी। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। जैसे आप यहाँ पे चालाक नहीं बन पाए, है ना, क्योंकि मैंने बता दिया तो आप ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन देता तो आप गलती कर देते। वैसे ही यहाँ पे आपने वो गलती कर दी, आपने कनेक्टिविटी देखी ही नहीं। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे Br जुड़ा है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे Br जुड़ा है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहाँ पे क्या है? थर्ड कार्बन 1 2 3 IUPAC लिखूंगा मैं तो थर्ड कार्बन पे Br है, यहाँ पे 1 2 3 लिखूंगा तो सेकंड कार्बन पे Br है। समझ में आया? सबने कर दी ये गलती। तो ये होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस हो तो बी श्योर कि भाई कनेक्टिविटी वगैरह सब सेम है, कि बस अब मैं RS लगा दिया और काम हो गया। तो भाई जब सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं तब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है, ठीक है। जब ये चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये हमने पोजीशन चेंज कर, यहाँ पे CHO की पोजीशन तो ऊपर लेके गए लेकिन ClBr वैसे ही रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? गलत हो गया, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया, तो दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ऐसा रहेगा, आप एक आध गलती कर सकते हो, सो बी क्लेवर देयर, है ना, आप देखो उसको ढंग से एंड देन आइडेंटिफाई। चलो चलते हैं आगे। तो ये है डायस्टेरियोमर। अब एक आता है नेक्स्ट आगे, मीजोफॉर्म, मीजोमर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका मीजोफॉर्म में मैंने आपको बताया मीजोफॉर्म्स क्या होते हैं कि भाई वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ और अनदर हाफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल cancellation of optical activity. These are optically inactive due to internal cancellation of
ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, कैसे? तो इसमें क्या है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि वन हाफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ इन फिशर प्रोजेक्शन। या फिर आप इसको देखेंगे, जो भी है वहां पे आपको एक तरह से आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें कि अगर कहीं पे ऐसा हो CH3 OH OH CH3 H H, तो ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन एग्जैक्टली आर हैविंग सेम ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। और जब ये दोनों साथ में है तो क्या होगा, जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ऑक्सीजन RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ऑक्सीजन, देन दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो ये हो गया 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 S। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन फर्स्ट हुआ, CH3 से पहले कौन आएगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो ये जाएगा R। तो जब भी कभी ऐसा आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं और RS कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एक S है दूसरा R है, या एक R है दूसरा S है, तो ये क्या बन जाएगा, मीसो। ठीक है, अनदर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे अच्छा इसका एक तरीका और क्या है, और हम क्या बोल सकते हैं कि मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज ऑफ मीसोफॉर्म्स आर सुपर इम्पोजिबल। तो इस बात को भी समझते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन हमने बोला कि वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, कैसे मिलेगा हमें, RS कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ पे ये कंपाउंड देख लो, ये क्या हुआ, अगर हम लिखेंगे तो 1 2 किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम इसको भी 2 लिख सकते हैं, इसको भी 2 लिख सकते हैं, तो दोनों है ना, दोनों के लिए आपको ये बात समझ में आ रही है कि आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं और एक S है और एक R है। तो अगर ये वाला कायरल कार्बन लाइट को मान लो राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है, तो ये वाला कायरल कार्बन क्या होगा, लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमाएगा, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर्स यू नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब दूसरी बात मैंने लिखी, मिरर इमेज ऑफ मीसोफॉर्म्स आर सुपर इम्पोजिबल, ये समझते हैं। तो इसका अगर मैं मान लो मिरर इमेज लेता हूं तो क्या होगा, दिस OH is towards the let's say mirror, तो ये क्या हो जाएगा, OH ऐसा आ जाएगा, H ऐसा आ जाएगा। अब तुम ये बोल रहे हो सर ये सुपर इम्पोसिबल क्या है, इसको ऊपर रख दो, क्या फर्क पड़ेगा, बट आप इसको मत ऊपर रखो, इसको लिखो आप 180 डिग्री से रोटेट कर लो, रोटेशन बाय 180 डिग्री। तो क्या होगा, मैंने बताया था रोटेशन बाय 180 डिग्री विल रिजल्ट इन सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने अगर मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री से घुमाया तो ये CH3 ऊपर पहुंच गया, ये CH3 नीचे आ गया, ये इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में आ गया, ये राइट से लेफ्ट में आ गया। तो ये क्या हुआ, ये भी आपका क्या हो गया, सेम कंपाउंड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो भी कंपाउंड है X, ये भी कंपाउंड क्या है X। Now X and this is mirror image of X. ठीक है, ये क्या है, मिरर इमेज ऑफ X। ये 180 डिग्री रोटेशन है, 180 डिग्री रोटेशन मींस थिंग्स विल नॉट चेंज, राइट। तो बस आपका क्या हुआ, X और ये मिरर इमेज ऑफ X, दीज आर सुपर इम्पोजिबल, इसके ऊपर रख दो, ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है, इसलिए ऑप्टिकल, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है,
क्या किया मैंने, फिर से समझो, इधर से मैंने मिरर इमेज ली, तो मुझे इधर से सुपर इम्पोजेबल दिखाने, मैंने क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेशन से मैंने अभी बताया था आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये मान लो ये 1 यहाँ से काउंट करना चालू किया, 1 2, तो 2 पे आ रहे हैं, इधर से भी करोगे 1 2 तो 2 पे आ रहेगा, राइट। तो इसलिए क्या रहेगा, ये और ये सेम है, और ये आपस में क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, तो क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मीसोफॉर्म हम मान लो हमें देखना हो, है ना, इसमें एक एग्जांपल और करते हैं। अगर कहीं पे लिखा है, मान लो कहीं पे एक और एग्जांपल है, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, ये 100 हर्ट्ज फॉर्म है, ठीक है, एंड इसमें कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ दोनों ग्रुप सेम साइड है, ये OH OH H H, यहाँ COOH COOH। अगर इस वाली फॉर्म में, बाई बाई फॉर्म में, ये दोनों OH सेम साइड है, तो आप इसका जब फिशर बनाओगे तो आपको पता है, ये COOH ऊपर फेंकोगे तो ये, और ये OH इधर आएगा, इधर वाला भी OH इधर आएगा, ये H इधर आएगा, ये H इधर आएगा, ये COOH आएगा, तो ये क्या हो गया, मीज हो गया इसमें, ठीक है, राइट, ऐसे। या आप देख सकते हो कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री टाइप की है, इसको ऐसे आप कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, है ना, ये इसकी मिरर इमेज हो गया। लेकिन कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है, और पूछा गया ये मीजो है ना, इज दिस मीजो फॉर्म, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्यों होगा आंसर नहीं, वो हम समझते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपीयर हो रहा है कि ये सर दोनों OH सेम साइड है, बट ये क्या है, जब ये फिशर में रिजल्ट होगा, राइट, व्हेन दिस इज गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन फिशर, तो आप भूल जाइए, इसको आप क्या करोगे, बाई बाई फॉर्म बनाओगे, तो ये पीछे वाला तो वाई बना हुआ है पीछे वाले कार्बन में, आगे वाले को जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पीछे वाला तो वाई बना हुआ है, लेकिन आगे वाले को जब 180 डिग्री रोटेट करोगे, राइट, तो ये OH किधर पहुंचेगा, इधर, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करने पे, तो ये OH क्या पहुंचा, इसके पीछे, और ये OH इधर पहुंचा, ये H इसके पीछे पहुंचा, और CH3 किधर पहुंचा, इधर पहुंचा, तो अभी इनको मिला लो। अच्छा, ठीक है, 180 डिग्री बाई बाई फॉर्म पे, और इसकी बाई बाई फॉर्म बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो पीछे वाले पे OH H CH3, इस वाले पे यहाँ CH3, बट इसका जस्ट अपोजिट है पहले वाले कार्बन पे, ये H इधर है, OH इधर है, सो नो, बाई बाई फॉर्म में दोनों एक साथ नहीं है, तो फिशर में भी दोनों एक तरफ निकलेंगे नहीं, तो ये इज दिस ए मीजो फॉर्म, नहीं, ये लग जरूर रहा था कि ये दोनों तरफ दोनों मीजो बनाएंगे, बट ये मीजो नहीं है, इसको अगर आप बाई बाई फॉर्म में कन्वर्ट करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि बोथ OH आर नॉट सेम साइड। तो इस वाले में याद रखना है न्यूमन में हमेशा, ठीक है, जल्दी से दिखेगा तो इसका ऐसे दिखेगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये दोनों OH साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम इसको Y बनाएंगे तो ये OH अपोजिट साइड हो जाएगा,
अगर मान लो ये पूछा जाए, इसी में क्वेश्चन है, अगर इसी को थोड़ा चेंज कर लें और इसमें OH एक दूसरे के अपोजिट है, सॉरी अगर ये एक अब एग्जैक्टली अपोजिट है, ये CH3 इसके अपोजिट, OH इसके अपोजिट, H इसके अपोजिट, तो क्या होगा जब इसको आप पूरा रोटेट करोगे 180 डिग्री रोटेशन फर्स्ट कार्बन को बाई बाई फॉर्म बनाने के लिए, तो क्या बनेगा आपका, पीछे वाला तो जैसा है एज इट इज वैसे ही रखो आप, क्योंकि वो पहले से ही Y है, जो आगे वाला Y है उसको बनाओगे तो CH3 सेम साइड आ जाएगा, ये OH भी सेम साइड आ जाएगा और ये H भी सेम साइड आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, दिस इज मीजो, यस मीजो। तो ये न्यूमन में याद रखना है, कैसे देखना है, राइट। तो जब ये OH एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, H और H एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट आएंगे, देन वी आर गोइंग टू से दोस आर गोइंग टू बी मीजो। यहाँ पे अगर ऐसा सेम साइड आ रहा है तो ये मीजो नहीं है, ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो हो गया का अलग अलग थे। चलो तो कभी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चेक करना पड़े, तो अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं और RS कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एक कार्बन कार्बन पे R और दूसरे पे S आ रहा है, तो मीजो होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है, ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर।
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें क्या है, पहला है इफ मॉलिक्यूल इज, है ना, अनसिमेट्रिक, या फिर बोल सकते हैं बोथ एंड्स आर डिफरेंट, both ends are different, the number of optically active isomer, sorry, optical isomer, number of optical isomer is equals to 2 is to power n, where n is number of chiral center, number of chiral center, जैसे हमने पहले दे रखा था आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, बस वैसा ही आपको याद रखना है। n is number of chiral center, and all optical isomer are optically active। इसका मतलब क्या है कि hence no meso form, इसमें मीजो आइसोमर बनेंगे ही नहीं, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। ठीक है, अब सेकेंड, if molecule is symmetric means both ends are same, तो फिर आता है केस वन, if n is even, if n is even, तो क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था वैसे ऐसा ही है, 2 is to power n minus 1 plus 2 is to power n by 2 minus 1, 2 is to power n minus 1 plus 2 is to power n by 2 minus 1। अब इसमें याद रखना है आपको कि इन दिस पार्ट वे वी विल बी हैविंग मीसोफॉर्म्स, क्यों, क्योंकि दोनों एंड सेम है, तो भाई आपका क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है अगर, तो क्या होगा भाई, मीसोफॉर्म आ सकती हैं और मीसोफॉर्म आएंगी। तो ये है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, हियर ऑल आइसोमर्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इसमें कुछ मीसोफॉर्म्स रहेंगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अलग क्वेश्चन है और ऑप्टिकल आइसोमर अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है, लैंग्वेज में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछ रहे हैं या ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहे हैं, ये ध्यान से देख के आंसर टिक करना। तो अभी आप लिखेंगे, पहले इतना लिख लो।
नाउ बात आ रही है नेक्स्ट, लेट्स से जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर that is 2n-1 and number of meso forms कितने हैं? number of meso isomers 2n/2 -1। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कहीं लिखा है COOH COOH CHOH CHOH COOH, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो n की वैल्यू है 2। अब n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज, फॉर्मूले से 2:2 - 1 प्लस 2:2 -1, तो डेट इज 2:1 प्लस 2:0। तो ये क्या कितने हैं? ये आ गया टोटल 3। ये 2:1 क्या हो गए? आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और ये 2:0 क्या हो गया? मीजो। तो समझ लेते हैं, इसमें 2 फॉर्म, इसमें क्या क्या फॉर्म बनेंगे? एक बनेगा, फर्स्ट बनेगा जैसे RR कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा बनेगा SS, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और तीसरा बनेगा RS या फिर SR, दोनों सेम ही होंगे। ये क्या बनेगा? मीजो। ठीक है, ये है टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 3 कंपाउंड बनाए। तो RR SS ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ये RS और SR ये एक ही है क्योंकि सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। तो चाहे आप इधर से S काउंट करो, है ना, चाहे इधर से, है ना, इधर से S इधर R, तो SR बना, इधर से जाओगे तो RS लगेगा। तो यही है, तो दैट इज गोइंग टू बी मीजो। नेक्स्ट लिख लो ये। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड, अगर इफ जैसे केस 2, इफ n इज ऑड, है ना, तो आता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल्स टू 2n-1 minus 2n-1/2 प्लस 2n-1/2। ये ऐसा मैंने लिखा है किसी पर्पज से, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्ट इससे कट हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म 2n-1। ठीक है, अब ये क्यों कट किया? ताकि मैं लिख सकूं ऑप्टिकली एक्टिव और इनैंशियोमर, सॉरी मीजोमर। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, और ये क्या है? मीजो फॉर्म्स। तो फिर लिख सकते हैं हेंस ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? आइसोमर्स आर 2n-1 minus 2n-1/2 एंड मीजो आइसोमर कितने हुए? 2n-1/2। एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं, उनमें पहले 2 तो यहाँ सेम है, ये बस थर्ड वाला ही अलग है। ये थर्ड वाला अलग क्यों है वो समझते हैं।
ठीक है, तो ये थर्ड वाला अलग क्यों है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर कहीं लिखा है CH3 CHOH 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 CH3, ठीक है, एंड सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इस वाले कार्बन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो वो हो जाएगा 2:पावर सेम फॉर्मूला n-1, यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मूला, तो 3-1 मतलब 2:पावर 2 4। ये तो टोटल आइसोमर है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो वो हो जाएंगे आप, और मीजो कितने, तो पहले मीजो निकाल लेते हैं। मीजो आइसोमर्स कितने हैं, मीजो आइसोमर्स हैं 2:पावर 3-1 डिवाइड बाय 2 मतलब 2:पावर 1, तो आ गया 2। तो आपको पता है 2:पावर n-1 कितना है, आपको पता है 2:पावर n-1 बाय 2 कितना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हो जाएगा 4-2 2। तो ये याद रखना है। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2। मीजो आइसोमर्स कितने हैं, 2। और टोटल आइसोमर्स कितने हुए, 2 + 2 4। ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ समझते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, हम बोलते हैं उसको सूडो कायरल। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जिसको हम बोलते हैं सूडो कायरल। तो ये सूडो कायरल है रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट फॉर्मूले के लिए, जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर से थोड़ा सा अलग यहाँ पढ़ा है, ये वाला सूडो कायरल। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस कायरल कार्बन को देख रहे हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखूं, अगर ये OH, ये OH, ये H CH3 CH3 है, तो इस कार्बन के हिसाब से ये वाला OH और ये वाला OH ये क्या है, बना रहे हैं मीजोफॉर्म। सो ये वाला जो कार्बन है, दो इस पे क्या है, हमारे इस वाले कायरल कार्बन पे क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, मतलब हम इसको इस तरह से खींच दें, अगर हम इसको इस तरह से खींच देंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, मीजोफॉर्म हो गया। कितनी है, 2 मीजोफॉर्म है, कौन कौन सी है आपकी, CH3, मान लो इसको हमने यहाँ लिख दिया OH, है ना, यहाँ पे, या इधर ही रहने दो OH OH, और एक टाइम पे OH यहाँ पे।
ये दो आपकी मीसोफॉर्म है। अगर आप इसको घुमा लोगे, है ना, अगर आप इसको घुमा लोगे तो मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला क्यों नहीं लिखा मैंने, है ना, ये आपको लग रहा हो कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिखा, तो मैंने आपको बोला था 180 डिग्री रोटेशन कर लो, 180 डिग्री रोटेशन से सेम कंपाउंड मिलता है। तो अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये OH इधर इधर आ जाएंगे और ये वाला OH किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट चीज राइट में आ जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है। इसी तरह से आपको लग रहा होगा सर ये क्यों नहीं लिखा मैंने, तीनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है। ठीक है, तो मैंने दो फॉर्म तो मीजो बता दी। अब इस मीजो फॉर्म से क्या पता चला, जो ये सेकंड कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बीच वाला जो कार्बन है, ये इसकी फॉर्म कुछ भी हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ रही है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई। तो चाहे OH इधर आए चाहे OH इधर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कायरल सेंटर, ये जो कायरल सेंटर है अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कायरल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इस पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या है, कायरल नहीं है अभी, दिस इज अ कायरल। तो इसके कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। ये बात मेरी समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे क्या है, मीसोफॉर्म बन रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, राइट। तो अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो ये वैसे तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला जो CHOH था, है ना, ये कायरल हो सकता है और ये कायरल नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पे R और S लगे हैं तो ये मीसोफॉर्म बन गई, तो ये क्या हो गया, कायरल। मतलब इसके हिसाब से ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी नहीं इस वाले पे, क्योंकि ये इसको नलिफाई कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये कायरल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ऐसे थर्ड, तो C3, है ना, और is not chiral carbon, C3 is not chiral carbon। कब chiral carbon नहीं है, if configuration या groups attached to, है ना, attached to carbon are having RS configuration, R and S configuration, R and S configuration, तो क्या बन जाएगा, ये एक कायरल। अब समझते हैं दूसरा। ये तो पहली वाली बात आ गई मीसोफॉर्म्स। दूसरा क्या होगा, अगर मान लो दोनों RR है, मान लो ये OH इधर है, ये OH इधर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे होंगे। तो आपकी पोजीशन यहाँ OH की पोजीशन मान लो यहाँ पे, और आपकी पोजीशन यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और आपने OH यहाँ लिखा, H यहाँ लिखा, और राइट, एक मिनट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अगर मैंने OH यहाँ लिखा, सॉरी इधर OH लिखा, सॉरी इधर OH लिखा, इधर OH लिखा, ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, इस OH को इधर लिख दिया, इस OH को इधर लिख दिया, और ये ऐसे रहने दिया। ठीक है, तो ये दो कायरल कार्बन बनेंगे। इसके अबाउट क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये C3, if C3 is chiral center, इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक ग्रुप attached to carbon are RR और SS, तो ये क्या होगा, कायरल सेंटर बनेगा। तो इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो सूडो कायरल का मतलब क्या है, कभी कायरल नहीं। तो जब कायरल नहीं तो मीसोफॉर्म आ गई, जब कायरल तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गए। तो दो कंपाउंड ये बन गए।
अब अगर मान लो तुम कहोगे सर मैं इसको को रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री से, तो वो वाली फॉर्म मैंने लिखी नहीं है, आप खुद ही रोटेट करके देख लो। इसको आप रोटेट कर दोगे तो एक OH इधर आ जाएगा, दो OH इधर आ जाएंगे। भाई इसको रोटेट करो 180 डिग्री से, ये ऊपर जाएगा, ये OH इधर जाएगा, बाकी ये दो OH इधर जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, ठीक है, और ये अलग अलग है ना, तो ध्यान रखना ये यहाँ OH, इसीलिए ये दो कंपाउंड बने। अगर ये इतनी बातें नहीं समझ में आ रही हो तो बस फॉर्मूला याद रखो, आपको ये कोई डिटेल में नहीं पूछने वाला है ये कैसे आया ये, राइट। तो यहाँ दो कायरल है और दो एकायरल है, दो एकायरल जो है वो मीसोफॉर्म्स हैं और दो कायरल हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। इस सूडो कायरल को एक और बात से समझ सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा जगह में। मान लो कोई कायरल सेंटर है ये CHOH और यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो भाई जब दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, राइट, सिस सिस, तो क्या होगा, ये है तो वैसे ये कायरल बन सकता है, लेकिन अभी ये क्या है, एक कायरल। बट लेकिन अगर मैंने यहाँ पे CHOH में यहाँ पे लगा दिया एक जगह सिस और एक जगह ट्रांस, सेम नहीं रखा, तो क्या होगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये सिस से क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, बट यहाँ नहीं आई, तो ये क्या बन गया, यही वाला कार्बन क्या हो गया, अभी एक कायरल हो गया, सॉरी कायरल हो गया। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सूडो कायरल, कि जो कभी तो बन जाए ए कायरल और कभी बन जाए कायरल। आई थिंक इस एग्जाम्पल के बाद थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था। तो कभी तो ये बन गया, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और कभी बन गया ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बात है आपको याद रखनी है कि कब कब बनेगा, अगर ये दोनों सिस सिस आ जाए, या दोनों ई आ जाए, या दोनों जेड जेड आ जाए, या दोनों ट्रांस ट्रांस आ जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई एक आयरन। और ये दोनों अलग अलग आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कायरल। यहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन में कैसे याद रखना है, देखो R इज कैंसिल आउट बाई S, तो अगर R और S आए तो ये एक आयरल बनेगा, R इज कैंसिल्ड आउट बाई S, ये मैंने बताया था। अगर दोनों R R आ गए तो क्या हुआ, ये भी घुमा रहा है सेम डायरेक्शन में, ये भी घुमा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो टोटल ऐड हो जाएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों आया, क्योंकि मीजो फॉर्म में क्या है, ऊपर वाला अगर राइट हैंड डायरेक्शन घुमा रहा है, लेफ्ट नीचे वाला लेफ्ट हैंड डायरेक्शन घुमा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ क्या है, दोनों अगर R R है तो क्या होगा, सेम आएगा, तो ये याद रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, है ना। अलग अलग होंगे तो कायरल होगा, यहाँ दोनों अलग अलग होंगे तो एक कायरल होगा, और दोनों सेम होंगे RR या SS होंगे तो ये कायरल होगा। थोड़ा सा याद रखना है इस बात वाली बात को, तो आप यहाँ समझ जाओगे। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस वाले केस में भी टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 4, है ना, सेम है, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 4, क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 2, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव 2, तो ये क्या होगा,
और मीजो फॉर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मीजो की जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि मीजो फॉर्म्स तो ऐसे दिख नहीं रही है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव टू, ऑप्टिकली इनएक्टिव टू। ऑप्टिकली एक्टिव में अगर थोड़ा और डीप में जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव किससे आ रहा है, इधर कायरल से, ठीक है। तो क्या होगा ये सिस ट्रांस, मतलब ये कोई भी हो सकता है, पहले सिस है पहले या ट्रांस है, इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक होगा डी और एल। तो ये स्काइरल सेंटर के हिसाब से या तो डी या एल, इधर आप चाहे सिस लिख लो, इधर ट्रांस लिख लो, चाहे इधर सिस लिख लो, इधर ट्रांस लिख लो। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या एकायरल है, तो क्या होगा सिस सिस एंड ट्रांस ट्रांस। तो इस तरह से इसमें 4 आइसोमर्स आए। किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो फिर से बता रहा हूं, एक एग्जांपल लिया सूडो कायरल को समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि हो सकता मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ में आया, तो मैंने यहाँ पे 2 एल्कीन लगा ली सेम। अगर दोनों एल्कीन सेम है तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये हो गया एक आयरन, ठीक है। तो ये सिस सिस हो सकता है या ट्रांस ट्रांस हो सकता है, तो दोनों केस में क्या होगा, ये एक आयरन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेंगे 2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें अगर ये सिस ले लिया ये ट्रांस ले लिया, चाहे ये ट्रांस ले लो चाहे ये सिस ले लो, ये क्या बनेगा कायरल बनेगा। तो कायरल बनेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी, या तो ये लाइट को डी डायरेक्शन में घुमा सकता है या एल डायरेक्शन में, तो इसलिए 2 कंपाउंड और हो गए और टोटल आइसोमर्स 4, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो उसमें ये बात याद रखनी है, जहां जहां सूडो कायरल आएगा वहां पे आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला फॉर्मूला आएगा, और जहां पे सूडो कायरल नहीं आएगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला फॉर्मूला आएगा। इसको भी समझ लेते हैं, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब जो मैंने मिक्स कर दिया ना, ये वाले में मैंने मिक्स कर दिया ज्योमेट्रिक, यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और राइट उसको मिक्स कर दिया। तो एक और एग्जांपल, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट एग्जांपल है तो याद रखना ये, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ हो, CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH3। अब मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सूडो कायरल नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा कायरल सेंटर नहीं है जिसके अबाउट मतलब आप बोलोगे एक कायरल और कायरल आ रहा है यहाँ पे। लेकिन कितने स्टीरियो सेंटर हैं, 3 स्टीरियो सेंटर है, तो नंबर ऑफ isomer is going to be, stereoisomers is going to be according to geometrical isomer वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें नो सूडो कायरल है ना, नो सूडो कायरल, नो सूडो कायरल, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा that is equals to 2 is to power n minus 1 plus 2 is to power n minus 1 by 2। तो ये हो गया 2 is to power 3 minus 1 plus 2 is to power 3 minus 1 by 2, तो 2 is to power 2 plus 2 is to power 1, तो 6। यहाँ आंसर आ रहा है 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी सूडो कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, इसके लिए ये अलग फॉर्मूला मतलब हमने ज्योमेट्रिकल वाला बनाया। अब इसको समझ लेते हैं कैसे हम बोल रहे हैं। तो समझो पहले कि अगर ये R है और ये भी R है ना, तो इसके बीच में क्या है, मान लो ये सिस, तो R R। दूसरा क्या हो सकता है
आर सिस, या पहले लिख देता हूं एस सिस एस। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं थर्ड, राइट, आर ट्रांस आर, एंड फोर्थ एस ट्रांस एस। और ये सब क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आर आर भी घुमाएगा, एस एस भी घुमाएगा, यहाँ पे भी आर आर है, यहाँ पे भी है ना एस एस है, ये घुमाएंगे। तो ये आ गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव देखते हैं, पांचवा। पांचवा क्या होगा? ये आर हो, है ना, और ये सिस हो, और ये एस हो, तो ये सिमेट्रिकल एंड है, तो चाहे आप इधर आर लिख लो, चाहे आप इधर आर लिख लो, बात बराबर है। आर 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 एस सेम रहेगा, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे उल्टा ऐसा लिखो, मतलब ये दोनों सेम है, इक्वल्स टू एस सिस आर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों? आर एस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म कर रहा है। और छठा आर ट्रांस एस विच इज इक्वल्स टू एस ट्रांस आर। तो ये कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब आपको बहुत जम के कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे क्या करना है। तो आप याद रखो, जहां सूडो कायरल होगा, जो कायरल सेंटर है जिसके अबाउट आपको ऐसा लग सकता है कि कायरलिटी लॉस्ट हो सकती है, जिस कायरल सेंटर के अबाउट कायरलिटी लॉस्ट हो सकती है, वहां पे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला लगाना है। और जहां पे बीच वाला ये सूडो कायरल तो बन नहीं सकता, राइट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला है। तो अगर बीच वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकल कायरल सेंटर बन सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर। बीच वाला आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मूला, बस। बाकी और किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप एन अगर इवन है, चाहे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे ऑप्टिकल वाला लगाओ, फॉर्मूले सेम है, बस यहीं पे डिफरेंस है। तो याद रख लो, ये अगर मान लो कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो ज्योमेट्रिकल, बस खत्म। ये बात, कंफ्यूजन यहाँ पे आपका खत्म। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये, ठीक है, तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा टफ है, और अगर ये मैं नहीं बताता तो ये नहीं समझ में आएगा कभी जिंदगी में, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब इसमें आते हैं स्पेशल केसेस, जो हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताए थे, वैसे ही स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं। यहाँ पे क्या है? नो कायरल सेंटर बट कायरलिटी इज प्रेजेंट, कायरलिटी इज प्रेजेंट। जो हमने पहली कंडीशन लिखी थी, कायरलिटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हमने पहली कंडीशन लिखी थी कि भाई कायरलिटी के लिए क्या चाहिए, तो आपने बोला था डिसिमेट्री चाहिए, ठीक है। डिसिमेट्री का मतलब क्या है कि वो डिसिमेट्री का मतलब ये है कि कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है, केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो ही काम बन जाएगा। सारी तरह की सिमेट्री अगर एब्सेंट होगी, है ना, तो ही मतलब काम बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये दो COS एंड TOS एब्सेंट हो, काम बन जाएगा। तो ये कायरलिटी इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका क्यूबिलीन, तो इसमें याद रख लो, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, है ना, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो नो GI बट यस OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है, मान लो ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये आपका ऐसे A है। मैंने बताया था कि जब भी कभी ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, आपके
इवन होंगे तो ये दोनों एक दूसरे में के प्लेन में नहीं होंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए ऐसा आने लग जाएगा, ये बी आने लग जाएगा ऐसा। फिर ये ऐसा ए बी आने लग जाएगा। इसको इसके ऊपर अगर डालोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, है ना, ये अंदर जा रहा है, ये प्लेन में ही है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसी तरह से अगर हम बोलेंगे इफ नंबर ऑफ, तो ये आप ये याद रखना, ठीक है, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड तो क्या होगा, यस जी आई एंड नो ओ आई। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ये वाले दोनों वैलेंसी अलग अलग होने चाहिए, हमने पहले ही मान रखा है। अगर ए रख दोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आएगा ही नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं आएगा, क्योंकि सिमेट्री आ जाएगी फिर। राइट। फिर दूसरा है स्पाइरो कंपाउंड। सिमिलरली इन स्पाइरो कंपाउंड में डायरेक्टली लिख रहा हूं, if number of ring is even तो क्या है, नो जी आई एंड यस ओ आई। मतलब ये ऐसा हमने जो आपको बताया था, इंपॉर्टेंट बात यही है, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ऐसा सेम मत रख देना, ठीक है। सिमिलरली इफ नंबर ऑफ रिंग इज ऑड तो यस ओ आई, सॉरी यस जी आई एंड नो ओ आई। ओ आई मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों केसेस सेम ही है, क्यूमेलिन और स्पाइरो कंपाउंड वाले। भाई ऑड में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, और जैसे ही मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ, मैंने बोला था हर प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहती है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। थर्ड केस है बाइफिनाइल्स, वहां ट्राइफिनाइल्स था, यहाँ पे बाइफिनाइल्स। तो बाइफिनाइल्स में अब जरूरी है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये होना जरूरी है कि यहाँ पे ग्रुप जरूर जुड़े हो, ए बी एक्स वाई। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के प्लेन में नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, एक रिंग ऐसा, एक रिंग ऐसा, ये देन बोथ आर, तो किसमें क्या आएगा, कोई भी सिमेट्री नहीं आएगी। तो इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे मैंने लिख दिया NO2 COOH, ये IIT में आया क्वेश्चन है, COOH NO2। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों एक रिंग पे लगे हुए ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा यस ओ आई, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक ही रिंग पे सेम ग्रुप लगा दिए, थोड़ा नजर का धोखा है ना, कि आपने जल्दी में देखा नहीं, आपने लगा दिया टिक और आंसर हो गया गलत। अगर मान लो मैंने यहाँ लगा दिया NO2 और यहाँ पे भी NO2, यहाँ COOH, यहाँ पे भी COOH, तो क्या होगा, नो ओ आई। क्यों,
इसमें आ गया आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको काट दो बीच से, ये इसका मिरर इमेज बन गया, तो यहाँ पे नो आई, ये याद रखना है। दीज ग्रुप शुड बी डिफरेंट, यहाँ क्या है, सेम ग्रुप्स। सेम ग्रुप एट रिंग। तो ये हो गए आपके एक्सेप्शन, और यहाँ खत्म होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आप लिख लो, राइट। फिर हम आगे पढ़ेंगे कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीक, जैसा भी सिलेबस जो भी हमारा रहेगा टाइमिंग, ठीक है। स्पेशली आज का जो मतलब आपका लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से। आज हमने आपको प्रोजेक्शन सिखाए हैं, इंटरकन्वर्जन सिखाए हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया, डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताया, बहुत सारे स्पेशल केस बताए जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल